हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद यंगस्टर्स में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी पिछली वीडियो में हमने पहला चैप्टर खत्म कर दिया था। हम बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर, सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। कि सूक्ष्म जीव हमारे मित्र एवं शत्रु किस प्रकार हैं। तो चलो गाइस, हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं हमारी 2 क्लासेज अपलोड हो रही है। मैथ की जो 11th क्लास कृष्णा सर पढ़ा रहे हैं उनकी वीडियो अपलोड हो रही है, और सूरज सर भी पढ़ा रहे हैं 8th की मैथ। तो गाइस, अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक है, जाकर क्लिक करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जाके देखें। चलो गाइस, हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, सूक्ष्म जीव एवं शत्रु। तो गाइस, हम पढ़ते हैं पहले सूक्ष्म जीव होता क्या है, सूक्ष्म जीव होता क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। तो गाइस, हम आगे बढ़ते हैं। वह जीव जिन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकते, यानी वह जीव जिन्हें नंगी आंखों से यानी नग्न आंखों से बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता, वह जीव जिन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है, उन्हें केवल यंत्रों की सहायता से देखा जा सकता है, उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। इस प्रकार गाइस, हम नग्न आंखों से उन सूक्ष्म जीवों को नहीं देख सकते क्योंकि वह बहुत अति सूक्ष्म होते हैं और उन्हें केवल यंत्रों की सहायता से ही देखा जा सकता है। उन्हें क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव कहते हैं। तो गाइस, एक बार रिपीट करता हूँ इस परिभाषा को। वह जीव जिन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, उन्हें केवल यंत्रों की सहायता से देखा जा सकता है, उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव। अब हम बढ़ते हैं सूक्ष्म जीवों को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। पहला है जीवाणु, दूसरा है कवक, तीसरा है प्रोटोजोआ, चौथा है शैवाल। पहला कौन सा है? जीवाणु, दूसरा है कवक, तीसरा है प्रोटोजोआ, चौथा है शैवाल। तो गाइस, इसके एग्जाम्पल के लिए मैंने एक डायग्राम बना रखा है जो कि अमीबा का है। किसका? अमीबा का, जो प्रोटोजोआ में आता है। तो गाइस, इनको मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, आप ध्यान से समझिए। अब दोबारा से समझेंगे तो अच्छी प्रकार से और भी समझ में आ जाएगा। तो पहली है अपना टॉपिक है सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव क्या है उसकी परिभाषा मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। वह जीव जिन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, वह जीव जिन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, उन्हें केवल यंत्रों की सहायता से देखा जा सकता है, उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव। और अगला टॉपिक है हमारा, सूक्ष्म जीवों के मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। पहला जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल। तो गाइस, हमारे अगले टॉपिक की ओर, विषाणु। विषाणु क्या है? विषाणु देखो गाइस, मैंने विषाणु का चित्र बनाया गया है। विषाणु इस प्रकार का होता है। विषाणु का एक चित्र है, आप देख लीजिए और इसके बारे में पढ़ते हैं। विषाणु, इसे वायरस भी कहते हैं। विषाणु को क्या कहते हैं? वायरस। विषाणु भी सूक्ष्म होते हैं, ये भी सूक्ष्म जीवों में आते हैं, लेकिन ये सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं क्योंकि ये परपोषी होते हैं। विषाणु को वायरस कहते हैं। पहला पॉइंट है, ये भी सूक्ष्म होता है, ये सूक्ष्म जीवों में होता है, लेकिन यह सूक्ष्म जीवों से भिन्न होता है। ये परपोषी होते हैं। क्या होते हैं? परपोषी। और जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो स्वपोषी होते हैं। वह स्वपोषी होते हैं। परपोषी वो होते हैं जो दूसरों पर आश्रित होते हैं। परपोषी किन्हें कहते हैं? वह जीव जो दूसरों पर आश्रित होते हैं वे परपोषी कहलाते हैं, और स्वपोषी वो होते हैं जो खुद पर आश्रित होते हैं, यानी स्वयं अपनी भोजन का निर्माण करते हैं, वह सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। तो गाइस, हम आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं इसके बारे में जानेंगे। सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं? पहला पॉइंट है हमारा, सूक्ष्म जीव एक कोशिक होते हैं। वह एक कोशिक होते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव एक कोशिक होते हैं, जैसे कि जीवाणु, कुछ शैवाल, प्रोटोजोआ। और अगला पॉइंट है हमारा, बहुकोशिक जीव। जैसे कि कवक, शैवाल, जो यानी बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, वे बहुकोशिक होते हैं। जो एक कोशिक से यानी एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं, वे एक इकाई से मिलकर बने होते हैं, वे एक कोशिक होते हैं, जैसे कि जीवाणु, कुछ शैवाल, प्रोटोजोआ। बहुकोशिक जैसे कवक, शैवाल। अगला पॉइंट है हमारा, कुछ तो बर्फीली शीत उष्ण परिस्थितियों में भी जीवित रहते हैं, यानी कुछ इसमें से सूक्ष्म जीव भी बर्फीली शीत परिस्थितियों में भी जीवित रहते हैं, और कुछ मरुस्थल एवं दलदल में भी पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव मरुस्थल एवं दलदल में भी पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है मित्रवत सूक्ष्म जीव। कुछ सूक्ष्म जीव हमारे मित्र होते हैं जो हमारे जीवन शैली में, जो जीवन की शैली होती है उसमें कार्य करते हैं, यानी बहुत अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे कि दही जमाना एवं ब्रेड। इसके लिए पढ़ते हैं सूक्ष्म जीव मित्रवत कैसे हैं। तो इसके कुछ उदाहरण है, दही, ब्रेड, केक बनाने में। दही को जब लैक्टोबैसिलस नामक जो जीवाणु होता है वह दही का निर्माण करने में सहायक होता है। ब्रेड, केक बनाने में भी किया जाता है सूक्ष्म जीवों का उपयोग। एंड अगला पॉइंट है पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में। पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में किस प्रकार किया जाता है? जब हम अपने घरों से अपशिष्ट पदार्थ, जैसे सब्जी वगैरह, सब्जियों, केले, फल फ्रूटों
के छिलके डालते हैं तो उसको सूक्ष्म जीवों को द्वारा अपघटित किया जाता है, यानी विघटन किया जाता है, जिसके द्वारा पर्यावरण को सूक्ष्म किया जाता है, स्वच्छ किया जाता है, सॉरी गाइस, स्वच्छ किया जाता है। तो हमारा अगला पॉइंट क्या था, पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में किया जाता है। मैंने आपके लिए बताया कि सूक्ष्म जीवों द्वारा जो हमारे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, घरों से निकले हुए कचड़े होते हैं, जो फल सब्जियों के छिलके होते हैं, उनको अपघटित करके वह पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में सहायक होते हैं। हमारा अगला पॉइंट है एल्कोहल बनाने में। तो गाइस जो सूक्ष्म जीव होते हैं वे एल्कोहल बनाने में भी सहायक होते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे किस प्रकार होते हैं। और अगला है औषधि बनाने में भी सहायक होते हैं सूक्ष्म जीव। कृषि की मृदा की उर्वरकता में वृद्धि करने में भी सहायक होते हैं। जो सूक्ष्म जीव होते हैं कृषि की मृदा होती है ना, उसमें उर्वरकता में वृद्धि करने में भी सहायक होते हैं। तो भाई इसको मैं दोबारा से रिवाइज करता हूँ, दोबारा से समझो, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ये विषाणु का चित्र है। अब विषाणु का चित्र आराम से देख लीजिए, इस प्रकार का होता है, जो कि सूक्ष्मदर्शी या यंत्रों की सहायता से देखा जा सकता है। यह सूक्ष्म होता है। विषाणु वायरस भी सूक्ष्म होते हैं, लेकिन यह सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं। ये परपोषी होते हैं। परपोषी के बारे में बताया कि परपोषी क्या होते हैं, मैंने बताया था आपके लिए। जो दूसरों पर आश्रित होते हैं परपोषी होते हैं, जो स्वयं पर आश्रित होते हैं वे स्वपोषी होते हैं। सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं? सूक्ष्म जीव कुछ सूक्ष्म जीव तो एक कोशिक होते हैं, जैसे जीवाणु, कुछ शैवाल, प्रोटोजोआ, बहुकोशिक जीव जैसे कवक, शैवाल। कुछ सूक्ष्म जीव बर्फीली शीत से उष्ण परिस्थिति में जीवित रहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव मरुस्थल एवं दलदल में भी पाए जाते हैं। तो हमारा जो मित्रवत सूक्ष्म जीव है उसमें जो सहायता करते हैं हमारे दैनिक जीवन दिनचर्या में, वह सूक्ष्म जीव दही, ब्रेड, केक बनाने में, पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में। और अगला पॉइंट हमारा एल्कोहल बनाने में, औषधि, कृषि, मृदा की उर्वरकता में वृद्धि करने में सहायक। दही बनाने में सहायक जीव जो सूक्ष्म जीव होता है उसका नाम क्या होता है? उसका नाम है लैक्टोबैसिलस। क्या नाम है? लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु। दही बनाने में सहायक जीव लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु, जो दूध को दही में परिवर्तित करता है। जो लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होता है वो जो दूध को दही में परिवर्तित करता है। तो गाइस आप याद रखना कि दही बनाने में सहायक जीव कौन सा है? लैक्टोबैसिलस, जो सूक्ष्म जीव है, जो दूध को दही में परिवर्तित करता है। सॉरी गाइस मैंने गलती से बोल दिया, दूध को दही में परिवर्तित करता है। तो गाइस इस प्रकार जब दूध पर लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु जाता है तो वह उसी पर लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होता है उस पर भी जनन करता है, जिसको जो सूक्ष्म जीव होते हैं ना, जो दूध को दही में परिवर्तित करने में सहायक होते हैं। इसलिए मैंने बताया कि जो दही बनाने में सहायक जीव है वो लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु है, जो दूध को दही में परिवर्तित करने में सहायक होता है, जैसे कि पनीर, अचार आदि में, तो गाइस हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपके लिए मैं बताता हूँ कि 2.5 किलो आप आटा लीजिए, उसमें मैदा भी मिलाइए, उसको गूँथिए, तो उसमें आप ईस्ट चुटकी भर डालिए। तो आप जिस प्रकार उसको गूँथते हैं तो आप उसके लिए आप उसको 2 घंटे तक रख दीजिए। तो आप क्या देखते हैं 2 घंटे बाद वह फूल जाएगा, जो मैदा है वो फूल जाएगा। यानी आप 2.5 किलो मैदा लेंगे, उसको गूँथेंगे, तो आप चुटकी भर इसमें जब ईस्ट डालेंगे तो उसको 2 घंटे बाद आप देखेंगे तो वह फूल जाएगा। वह इतना सा है ना, वो जो आपने इतना सा आपने गूँथा मैदा, तो उसको आप 2 घंटे बाद देखोगे ना तो आपको लिए वो इतना बड़ा हो जाएगा। वो किस प्रकार होता, क्यों होता है, आपसे ये पूछा भी जा सकता है कि ईस्ट जब मैदे को गूँथ कर 2 घंटे के लिए रख दिया गया तो वह फूल क्यों गया, यानी कि उसका आकार बड़ा क्यों हो गया। तो उसका जो कारण है हम बताएंगे आपके लिए। ये कारण है ईस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करता है। जो ईस्ट होता है ना, जो तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करता है। क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करता है। गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ा देते हैं। जो गैस के बुलबुले होते हैं ना, वो खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ा देते हैं। क्या कर देते हैं? आयतन बढ़ा देते हैं। तो ईस्ट का उपयोग आयतन बढ़ा देते हैं, जिसके कारण वह फूल जाता है। बुलबुले उसमें जो बुलबुले होते हैं वो फूल जाते हैं, जिसके कारण उसका आकार बढ़ जाता है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट उदाहरण है जिसके बारे में बता रहा हूँ। ईस्ट के उपयोग के आधार पर कुछ हैं। ब्रेड, पेस्ट्री, केक में भी इस प्रकार यूज किया जाता है। तो गाइस इसको मैं दोबारा से रिवीजन करता हूँ या दोबारा बताता हूँ, आप ध्यान से समझिए। दही बनाने में सहायक जीव है लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु, जो दूध को दही में परिवर्तित करने में सहायक होता है, जैसे कि पनीर, अचार आदि। तो इसके बारे में मैंने बताया, जब आप 2.5 किलो की समथिंग आप मैदा लोगे या उससे भी कम मात्रा में लोगे
तो जब आप उसके गूँथोगे, गूँथने के बाद उसमें जब आप ईस्ट को गूँथने लगोगे तो उसमें एक चुटकी भर जब ईस्ट डालोगे तो उसे गूँथने के पश्चात आप 2 घंटे के लिए रख दोगे ना, तो कुछ समय बाद उसका आयतन बढ़ जाएगा यानी फूल जाएगा। वो किसके कारण होता है? इसके कारण जो मैंने इसमें कारण लिखा है स्टार डालकर, आप इसको ध्यान से समझिए। ईस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करता है। क्या करता है? ईस्ट तीव्रता से जनन करता है, करने के पश्चात श्वसन के दौरान, श्वसन करने के समय वह कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करता है, यानी कि वह कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो गैस के बुलबुले खमीर के मैदे का आयतन बढ़ा देते हैं। जो गैस के बुलबुले होते हैं ना, वह खमीर का जो मैदा होता है ना, उसका आयतन बढ़ा देते हैं। इस प्रकार वह उसका आयतन बढ़ जाता है। इसके कुछ मैंने इंपॉर्टेंट उपयोग बताए थे। ईस्ट के उपयोग का आधार है ब्रेड, पेस्ट्री, केक आदि में इसी प्रकार यूज किया जाता है। चलो गाइस, हमारे बढ़ते हैं अपने की ओर। सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग। सूक्ष्म जीवों को वाणिज्यिक उपयोग किस प्रकार किया जाता है, मैंने इसके बारे में कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं। तो गाइस, पहला हमारा है अल्कोहल, शराब एवं एसिटिक ईस्ट उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग, सूक्ष्म जीवों का उपयोग वाणिज्यिक चीज जिसमें यूज किया जाता है वो है अल्कोहल में यूज किया जाता है, शराब के निर्माण में भी यूज किया जाता है, एसिड के उत्पादन में भी सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है। हमारे अगला बिंदु है इसमें गेहूं, चावल एवं फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में ईस्ट द्वारा अल्कोहल का निर्माण किया जाता है। जो गेहूं, चावल, फलों के रस होते हैं ना, उसमें जो प्राकृतिक शर्करा होता है उसमें ईस्ट को डालकर अल्कोहल का निर्माण किया जाता है। किसका निर्माण किया जाता है? अल्कोहल का निर्माण किया जाता है। तो गाइस, अब मैं इन 2 पॉइंटों को दोबारा समझाता हूँ ताकि आपको ये वाला पॉइंट अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो अल्कोहल, शराब एवं एसिटिक एसिड का उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। अल्कोहल के निर्माण में भी, शराब के निर्माण में भी, एसिटिक एसिड के निर्माण में भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। अगला जो पॉइंट है हमारा, गेहूं, चावल एवं फलों के रस में प्राकृतिक शर्करा होता है। गेहूं, चावल एवं फलों की जो रस होता है इसमें प्राकृतिक शर्करा होता है, जिसमें ईस्ट को डाला जाता है, जिसके द्वारा अल्कोहल का निर्माण किया जाता है। तो गाइस, पहले 1857 में एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था लुईस पास्चर ने क्या किया? 500 ml का बीकर लिया। उस 500 ml के बीकर को उसमें 3/4 भाग को भर लिया। किससे भर लिया? जल से भर लिया। तो उसमें 2 या 3 चम्मच चीनी डाली। उसमें 2 या 3 चम्मच चीनी डालने के पश्चात उसको गर्म करने के लिए रख दिया और उसको ढक भी दिया। तो वह क्या देखता है कि वह 4 या 5 घंटे बाद जब वह उसकी खुशबू सूंघता है तो वह गंध आती है ना, वह गंध, उसको ही क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। ये देखो, ये मैंने ये पॉइंट लिखा है। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की यह प्रक्रिया जो मैंने बताया था, जैसे कि आपको 500 ml बीकर में जब उसमें उसको 3/4 भाग को जल में से भर लिया था, तो उसमें 2-3 चम्मच चीनी डाली और उसमें कुछ 1/4 भाग, सॉरी गाइस मैं पहले बताना भूल गया, 1/2 भाग उसने ईस्ट का पाउडर डाला। तो कुछ समय पश्चात जब उसने 4-5 घंटे बाद देखा तो जो उसकी गंध थी ना, तो उसको उसने सूंघा तो वह गंध थी ना, वो किण्वन कहलाती है। क्या कहलाती है? किण्वन कहलाती है। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की यह प्रक्रिया किण्वन कहलाती है। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन क्रिया क्या कहलाती है? किण्वन कहलाती है, या फॉर्मेटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉर्मेटेशन। तो गाइस, इसको मैं दोबारा बताता हूँ, मेरे से कुछ गलती होगी उसमें मैं बता दूंगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 1857 में एक लुई पास्चर नामक वैज्ञानिक थे जिसने बीकर में 500 ml का बीकर लिया, जिसको 3/4 यानी 3/4 भाग उसने भर लिया। तो उसमें 2 या 3 चम्मच चीनी डाली और उसमें 1/2 चम्मच ईस्ट का पाउडर डाला। तो उसको 4-5 घंटे के लिए उसे गर्म करने के लिए रख दिया। तो रखने के बाद उसको ढक भी दिया। तो वह 4-5 घंटे बाद उसकी खुशबू को सूंघता है, तो वह जो खुशबू गंध आती है उसको क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? किण्वन कहलाती है। यह फॉर्मेटेशन भी कहते हैं। तो मैंने ये पॉइंट जो लिखा है, ये कंपटीशन के सवालों में पूछा जाता है कि किण्वन की खोज लुई पास्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी, जो कि 1857 में की थी। ये पूछा जा सकता है कि किण्वन की खोज किसने की थी? तो लुई पास्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो गाइस, हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जो कि है सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग। जो कि सूक्ष्म जीवों का औषधीय उपयोग किस प्रकार किया जाता है? तो गाइस, आप सब जानते होंगे, जब कभी भी आप बीमार पड़ते होंगे या आपको बुखार वगैरह आता होगा, तो डॉक्टर द्वारा आपके लिए पेनिसिलिन नामक
इंजेक्शन या अन्य कैप्सूल या औषधियाँ दी जाती हैं, जिससे आपके बुखार का प्रभाव कम हो सके, ताकि आप स्वस्थ हो सकें। तो गाइस इसलिए दिए जाते हैं, जो आपके अंदर जो बीमार वाली जो सूक्ष्म जीव होते हैं ना, जो आपको बीमार करते हैं, उनको नष्ट करने के लिए इंजेक्शन दिया जाता है। उसमें सूक्ष्म जीव होते हैं जो उन विषैले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करके आपको बचाते हैं, उनसे बीमारियों से बचाते हैं। तो इसके लिए जो बचाते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, उनको प्रतिजैविक अथवा एंटीबायोटिक कहते हैं। उन्हें प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहते हैं। जो कि आपके अंदर जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो आपको बीमार करते हैं, यानी को आपको बीमार करने में सहायक होते हैं, उनको जो नष्ट करते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो सूक्ष्म जीव उनको नष्ट करते हैं, उनको क्या कहते हैं? प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक। तो हमारा जो अगला बिंदु है वो है, अगला पॉइंट है जो हमारा है, जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है। जो जीवाणु और कवक है ना, उनसे अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन सामान्य उपयोगी प्रतिजैविक है। इनका सामान्य रूप से उपयोग किया जाता है। इनका निर्माण कवक एवं जीवाणु करते हैं। इनका निर्माण कौन करते हैं? कवक एवं जीवाणु करते हैं। इनका निर्माण कवक एवं जीवाणु करते हैं। तो गाइस सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जीवाणुओं से रोगों के बचाव हेतु एक संवर्धन का प्रयोग किया था। सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने तो जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन का प्रयोग किया था। संवर्धन की तस्करी पर हरे रंग के फफूंद यानी बचे कुछ छोटे जीवाणु डाले, तो उन्होंने देखा कि जो फफूंद है वो सूक्ष्म जो विषाणु है उनको नष्ट कर रही है, यानी उनको रोक पा रही है। तो उन्होंने उसके बाद उन्होंने फफूंद से पेनिसिलिन नामक दवाई बनाई, यानी पेनिसिलिन नामक इंजेक्शन या दवाई का निर्माण किया। उन्होंने पेनिसिलिन नामक दवाई का निर्माण किया। तो गाइस जैसा कि आप सब जानते हैं, जब भी आप बीमार होते हैं तो कृपया आप डॉक्टर की सलाह पर ही प्रतिजैविकों का उपयोग करें, यानी औषधियों का उपयोग करें। और जब भी आप डॉक्टर की सलाह पर प्रतिजैविक एवं औषधियों का उपयोग करते हैं तो उनका आपको कोर्स पूरा करना चाहिए। अन्यथा आप अगर इन प्रतिजैविकों का उपयोग अनावश्यक रूप से करते हैं, यानी कि जब भी आपकी तबीयत खराब नहीं है तो तब भी आप प्रतिजैविक औषधियों का उपयोग करते हैं, तो आप जब भी कभी आप बीमार होंगे ना, तो आप में जो आपकी जो एंटीबॉडी है, अगर उसमें प्रतिजैविक यानी जब आप औषधियाँ दवाई लेंगे ना, तो वह सही रूप से प्रभाव नहीं करेंगे, यानी सही रूप से कार्य नहीं करेंगे। तो गाइस आप हमेशा डॉक्टर की सलाह पे ही यूज़ करें प्रतिजैविकों का। तो गाइस इनको मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। जब कभी भी हम बीमार पड़ जाते हैं तो उनमें जो विषैले सूक्ष्म जीव होते हैं, जो हमारे शरीर में होते हैं, उनको रोकने के लिए जब इंजेक्शन पेनिसिलिन या औषधियों का या कैप्सूलों का यूज़ किया जाता है, तो जो बचाने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं ना, उनको नष्ट कर देते हैं। उनको क्या कहते हैं? प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहते हैं। जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एवं एरिथ्रोमाइसिन सामान्य उपयोगी प्रतिजैविक हैं। इनका निर्माण कवक एवं जीवाणु द्वारा किया जाता है। तो गाइस इनका सामान्य रूप से उपयोग किया जा रहा है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन का उपयोग सामान्य रूप से किया जाता है, जो इनका निर्माण कवक एवं जीवाणु द्वारा किया जाता है। पेनिसिलिन के बारे में मैंने बता दिया कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में इसका निर्माण किया था। तो गाइस आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तो गाइस आप जब तक इन वीडियो को देखें, याद करें, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। हमारी जो अगली वीडियो हमारी कृष्णा सर एवं सूरज सर की वीडियो अपलोड हो रही हैं, अगर आपने नहीं देखी हो तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक है, जाकर देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो गाइस ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताएं, फैमिली मेम्बर्स को बताएं, फैमिली रिलेटिव्स को बताएं, ताकि हमारी वीडियो अपलोड होने लगे, ताकि वह